तो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल। आज हम एक काफ़ी रिसेंट टॉपिक चल रहा था, ठीक है, यूक्रेन वर्सेस रशिया। और हालत बहुत अजीब से, मतलब पूरा ही वॉर डिक्लेयर कर दिया रशिया ने। बस समझ में नहीं आ रहा। ऑल्दो मेरा मेरा उतना ज़्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है। आज तक मैं लाइफ में खाली एक ही बार ट्रैवल किया हूँ इंटरनेशनल, वो दुबई था, ठीक है। पर मेरे को जो मेरे एक्सपीरियंस है, ठीक है, मैं एक बार जब ट्रैवल कर रहा था शताब्दी में, तब आई गॉट टू मीट अ यूक्रेनियन बंदा, ठीक है। उस टाइम मुझे स्पेनिश आती थी, मैं स्पेनिश सीखता था, तो मुझे तब लगता था कि सारे फॉरेनर्स जितने भी हैं वो सब या तो कोई यूएस से आ रहा है या फिर कोई यूके से आ रहा है। तो उन दोनों में से यूएस वालों को स्पेनिश समझ में आती, तो मैंने ऐसे ही एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की थी, ठीक है। तो पता लगा वो यूक्रेन का है। और तब से मतलब उस बंदे, शायद अब तो उस इंसिडेंट को हो गया कम से कम 6 से 7 साल। मतलब एक इतने लंबे फेज के बाद अब जो पिछली 3 रातें जो गई हैं वॉर डिक्लेयर करने के बाद, हर बार मेरा उस बंदे का चेहरा मेरे सामने आया है सोते समय। मतलब इट्स काफ़ी हॉरिफाइंग और टेरिफाइंग एक्सपीरियंस चल रहा है। और पता नहीं कैसे हैंडल करेंगे वहाँ के लोग और यहाँ के लोग भी। पर यस, डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट इंडिया टू, और बहुत गंदे से इम्पैक्ट करने वाला है। उतना आसान नहीं होगा। तो अब इस वॉर के चक्कर में काफ़ी घाटे होने वाले हैं इंडिया को भी, ठीक है, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। ऑल्दो इंडिया स्टिल रिमेन्स टू बी न्यूट्रल ऑन दिस सिचुएशन, जो कि आइडियल है, क्योंकि ना इधर आप रशिया को सपोर्ट कर सकते हो ना ही आप यूक्रेन को सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि दोनों ही साइड से इंडिया को काफ़ी प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो किसी भी एक साइड को सपोर्ट करना बहुत डेंजरस हो सकता है, और स्पेशली रशिया के केस में तो और ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा। मोर ओवर इसका बहुत बड़ा रीजन है 2008 में जब बॉम्ब्स फूटे थे, तब भी किसी ने इंडिया को सपोर्ट नहीं किया था। तब पाकिस्तान यूएस के सपोर्ट करता था और वहां की फंडिंग होती थी बहुत तगड़ी, लेकिन तब भी किसी ने आज तक उसको कंडेम नहीं किया। किसी भी कंट्री ने इंडिया का साथ नहीं दिया और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं दिखाया। तो इट इज़ बेटर कि इंडिया अभी भी न्यूट्रल रहे इस कंडीशन में। और मोर ओवर मुझे जो लगता है ये एक ऐसा वॉर है, ठीक है ना, जहाँ विनर है ही नहीं कोई भी, ठीक है। यहाँ विनर ही बहुत कम जाने वाला है, ठीक है। मतलब बेसिकली न्यूट्रल रहना इज बेस्ट। क्योंकि इस ऐसी वॉर है जहाँ कोई विनर ही नहीं होने वाला, कोई एंड नहीं होने वाला। पर डेफिनेटली इसमें साफ दिख रहा है जितनी पावर रशिया के पास है उसे दे विल ऑटोमेटिकली और बहुत नेचुरली कोलैप्स कर जाएगी यूक्रेन। मतलब इट इज जस्ट लाइक महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर, लेकिन महाराणा प्रताप वो रिप्रेजेंट करे यूक्रेन, ठीक है, जो कि अपने जमीन के लिए नहीं हार मान रहा और कॉन्टिन्यूसली लड़ रहा है। पर लास्ट तक अब देखा जाएगा जो एंड आउटकम होगा। और रशिया पूरा अकबर है, ठीक है, जिसके पास सब कुछ है, सब कुछ है, सारी पावर है, मिलिट्री है, और वो आराम से कैप्चर कर सकता है। तो अब बातचीत करते हैं नाउ हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट द इंडियन मार्केट्स। तो भाई जो बता देना चाहता हूँ, ठीक है, यूक्रेन जो है वो वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इस टाइम क्रूड ऑयल में। तो ये जो पहले पेट्रोल के प्राइस जो 2020 में 100 के ऊपर पहुंचे थे, अब वो उससे भी कम से कम 6 से 10 रुपए तक का इंक्रीमेंट आ सकता है पर लीटर ऑफ क्रूड ऑयल में, ठीक है। जो सारे जो पेट्रोल के डीजल के जो चल रहे हैं दाम, वो और भी बढ़ सकते हैं। और इस चक्कर में इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा ऊपर जा सकता है। और खाली क्रूड ऑयल का ही रिजर्व नहीं, ठीक है, रिजर्व सनफ्लावर ऑयल जो पकोड़े खाने में तुम इस्तेमाल करते हो, ठीक है, सारी फ्राइड चीजें जो हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारी जेबों से ही पैसा निकलने वाला है। क्योंकि अब उसका भी दाम एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, ठीक है। और ये काफी कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है ना, इसका एंड रिजल्ट इंडिया पे भी बहुत भारी तरीके से पड़ने वाला है। मतलब इन्फ्लेशन होगा, प्राइसेस काफी ऊपर जाएंगे। और खाली यही नहीं, ठीक है, स्टॉक मार्केट्स पे भी इस पे बहुत तगड़ा असर आ गया है, ठीक है। $130 बिलियन 130 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है खाली 1 घंटे में। समझ में आ रही है? 1 घंटे में खाली, जब पुतिन ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि ये वॉर हो रहा है, ठीक है, तो $130 बिलियन का अकेले में नुकसान है। तो सोचो अभी तो डे 2 है और इतना कम से कम निफ्टी 50 में 4% 5% तक का डिक्रीमेंट आ रहा है।
और ये भी ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो जिसने भी अभी इन्वेस्ट करके रखा है, तो रिकमेंडेशन यही है कि भाई अभी भी उसे पैसे को टिकाना, क्योंकि जब भी डिप आता है गंदा मार्केट में, उसके बाद राइज भी उतना ही तगड़ा आता है। वो भले ही 6 महीने लगे, ठीक है, साल लगे। ये सेम चीज 2020 में हुई थी। मार्च के टाइम पे बहुत गंदा डिप आया था, पर दिवाली के आते करीब ठीक ठीक हो गया था। और 2021 तक की दिवाली में आते आते काम एकदम ठीक हो चुका था और काफी ज्यादा राइज आ चुका था। तो इसलिए पैसे बाहर मत निकालना अगर किसी ने इन्वेस्ट कर रखा है तो। बस यही बोलना था। और चौथी चीज है अपनी मेटल एक्सपोर्ट्स, ठीक है। मेटल के जो सारे एक्सपोर्ट्स होते हैं, क्योंकि मेटल रशिया एक बहुत बड़ा मतलब एक्सपोर्टर है अपने ये मेटल एक्सपोर्ट्स का, ठीक है। उनके पास मेटल का काफी अच्छा रिजर्व है, तो इसलिए मतलब वो भी काफी ज्यादा प्राइस अप जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इतनी ज्यादा वॉर, और किसको पता नहीं है कितने दिन लगेंगे इसको खत्म होने में, क्या होगा एंड रिजल्ट, क्योंकि यूक्रेन तो कहीं से भी सरेंडर करता हुआ नहीं नजर आ रहा। तो अब बात करते हैं क्यों ये वॉर छिड़ी, मतलब क्यों रशिया वर्सेस यूक्रेन हुआ, ठीक है। वो इसलिए है बेसिकली, क्योंकि यूक्रेन ने 2020 में नेटो पावर्स के साथ मिलने का अपील लगाई थी, ठीक है। वो यूक्रेन जो है अभी भी नेटो पावर्स में नहीं आता, जबकि उसके अगल बगल वाले सारे देश नेटो पावर्स में आते हैं, नेटो की ट्रीटी में पूरे आते हैं। इसलिए उन्हें भी लगा कि देश शुड, क्योंकि वहां उन्हें रशिया से सपोर्ट मिलती नहीं है, तो उन्हें लगा नेटो से सपोर्ट लेते हैं, इसका ट्राई करते हैं। पर वो रशिया को काफी पसंद नहीं आई। इस चक्कर में बहुत गंदी वॉर छिड़ गई है, ठीक है। और दूसरा एक और जो रीजन जो मुझे पकड़ में आ रहा है वो ये है कि ईस्टर्न यूक्रेन जो है वो बहुत ज्यादा रिच है मिनरल्स में, और काफी अच्छे ट्रेड प्रॉफिट्स हो सकते हैं अगर रशिया को वो सारा पार्ट मिल जाए। इसलिए अटैक भी सबसे पहले ईस्टर्न साइड से ही हुआ है, ठीक है। वो अगर एक बार कैप्चर हो गया तो रशिया को प्रॉफिट्स खाली उस ट्रेड पे ही नहीं, साइकोलॉजिकल प्रॉफिट और सोशल प्रॉफिट भी काफी ज्यादा हो जाएगा। और इसके चक्कर में पूरा एक तरीके से यूक्रेन के पास रशिया हो जाएगा, ठीक है। रशिया के पास सारा यूक्रेन आ जाएगा एक तरीके से, और बस फिर इसी से ही उनके सारे तरीके के प्रॉफिट खुल जाएंगे एंड दे विल, और इसी के साथ सारी वेस्टर्न कंट्रीज को भी वो डरा धमका पाएंगे। तो इसका एंड रिजल्ट क्या होने वाला है, वही बात मैं वापस से बोलूंगा, देयर इज नो विनर इन दिस वॉर, ठीक है। क्योंकि कहाँ यूक्रेन इतने छोटे पावर के साथ लड़ रहा है और कहाँ रशिया, और ये कोई मतलब सेंस नहीं है सच उस वॉर का। और बाकी जो एंड रिजल्ट है, मतलब काफी ज्यादा इमोशनल वीडियोस आ रही है सामने कि एक सोल्जर अपनी छोटी सी बेटी को छोड़ रहा है, ठीक है। ये बहुत मतलब दर्दनाक चीजें हैं, मतलब इट्स वेरी हार्ड टू इमेजिन, और हम इस पे मीम्स चढ़ा के खेल रहे हैं, ठीक है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि वो ना करें, ठीक है। थोड़ा सीरियसली लें इस टॉपिक को। उतना आसान नहीं होता जब किसी दो कंट्रीज के बीच में वॉर होता है, वो भी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, जो कि लास्ट हुआ था 1940s में। मतलब अब हम 70 साल 80 साल आगे आ चुके हैं और तब जाके ये गेम चल रहा है। पर मेरे दिमाग में भी वही हमेशा, मतलब उस बंदे को जो लास्ट मेरी मीटिंग थी, मतलब 7 साल पहले, उसकी शक्ल मुझे हर टाइम सोने से पहले अभी याद आ रही है। तो आई थॉट लेट्स शेयर कि ये सारा होने क्या वाला है और मतलब कैसा रहेगा। मतलब इट्स क्वाइट एन इमोशनल सीन, मतलब जब सोचे ही ना तो काफ़ी डर सा लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब क्या ज़रूरत ही क्या है। होप्स हो फटाफट पीस हो। और इसी के साथ ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। बाय, टेक केयर।